This is Javeria Khan, and today I am with a new topic which is political development between 1909 to 1935. It actually includes parliamentary reforms, Montfort reforms, which are Montague-Chelmsford reforms, and Government of India Act. These are basically three main political developments जो कि ब्रिटिश ने इंडिया में की थी to win the hearts of the Indians or to get more authority in India basically. और टू सेटिस्फाई इंडियंस, ये और बात है कि इंडियंस जो थे उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए थे क्योंकि ब्रिटिश ने उनको इतनी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो नहीं दी थी. मूविंग ऑन टू पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, सबसे पहली बात ये थी दैट दिस सेट ऑफ रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मॉर्ली एंड लॉर्ड मिंटो. लॉर्ड मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड मॉर्ली वॉज हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर 1909 में ये दी और इनको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है दैट द काउंसिल्स वर एनलार्ज्ड. एनलार्ज्ड काउंसिल का मतलब है दैट द नंबर ऑफ़ सीट्स, इसमें वैसे ज़रूरी नहीं होता नंबर ऑफ़ सीट्स याद रखने के लिए, लेकिन आप इसको जब प्रिपेयर करो तो आप इसको एक दफ़ा याद कर लो. अदरवाइज़ इसमें आपने जो लिखना है वो ये है दैट द काउंसिल्स वर इंक्रीज्ड. The membership of Indians that was added increased in the councils. वो इस तरह से था कि जो नंबर ऑफ़ इंडियंस थे उन्होंने 60 जो थे वो ऐड किए थे. इसके अलावा प्रोविंशियल काउंसिल्स जो थी जो प्रोविंसेस में थी उसमें लार्जर प्रोविंसेस में 50 और स्मॉलर प्रोविंसेस में 30. सो इस तरह से बेसिकली दे जस्ट वांटेड टू गिव एन इम्प्रेशन दैट वी आर एनलार्जिंग और वी आर इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द काउंसिल्स. सेकेंडली, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. अब इसमें दे एक्चुअली डिड कैटेगराइजेशन. दे कैटेगराइज द मेंबर्स इनटू टू कैटेगरीज. एक था ऑफिशियल और दूसरा था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. ऑफिशियल मेंबर्स वर ब्रिटिश ऑब्वियसली एंड दे हैड ऑल अथॉरिटीज़. अथॉरिटीज़ का मतलब ये that they had authority to take decisions, they had authority to appoint somebody, to dismiss someone. So ये सारी जो authorities थी वो उनके पास थी. अगर हम इंडियंस की बात करें तो देवर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. इंडियंस जब भी हम कहते हैं इसका मतलब ये कि इसमें हिंदूज भी थे, इसमें मुस्लिम्स भी थे, इसमें सिख जितने भी इंडियंस वहाँ पे रह रहे थे. ठीक है, देन अब इसके ऊपर एतराज़ आपने जो है इसके जो क्रिटिसिज्म है जो इसके ऊपर जो क्रिटिकल रिव्यू देना वो बेहतर यही होता है कि हम साथ साथ दे लें. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे आपको पॉइंट मिस नहीं करते हैं और आप इजीली जो है उसको ऐड अप कर सकते हैं. ना अच्छा, अकॉर्डिंग टू दैट दो काउंसिल्स वर इन लार्ज बट दिस काउंसिल्स हैड ओनली एडवाइजरी स्टेटस. इंडियंस का सिर्फ इसमें एडवाइजरी स्टेटस था. दे हैड नथिंग टू डू विद पॉलिसी मेकिंग. इनका काम सिर्फ इतना था कि इन्होंने ब्रिटिश के साथ बैठना है काउंसिल्स में एंड दे कैन गिव प्रपोजल्स, दे कैन एडवाइज देम बट दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस ब्रिटिश टू चेंज देयर डिसीजंस. सो एडवाइजरी स्टेटस था इन काउंसिल्स का. इनके पास कोई जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं थी. अथॉरिटी इन पॉलिसी मेकिंग वॉज एब्सोल्यूटली विद द ब्रिटिश, विद द गवर्नर जनरल, विद द वाइसरॉय. सब कुछ तो था वो उनके कंट्रोल में था. इंडियंस के हाथ में सिर्फ इतना था कि उन्होंने काउंसिल्स में जाके बैठना है. बट लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये थी कि इंस्टेड कि वो काउंसिल्स से बाहर रह के जो काउंसिल्स के बारे में सोचते थे, नाउ एक्चुअली दे वर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. अब वो उसका हिस्सा बन गए थे. नाउ दे न्यू कि बेसिकली होता क्या है. सो अथॉरिटी एज सच इनके पास नहीं थी. एक अच्छी चीज़ जो मुस्लिम्स के लिए बहुत पॉजिटिव थी दैट वाज कि जो सिमला डेपुटेशन में उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था सेपरेट इलेक्ट्रेट का, दैट वाज ग्रांटेड ओनली फॉर द मुस्लिम्स. और दिस पॉइंट, बाकी जितने ऊपर वाले जितने पॉइंट्स हैं इनको हिंदू मुस्लिम दोनों ने क्रिटिसाइज़ किया था. बट सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम्स ने इसको, मुस्लिम इससे इनकरेज हुए. दे वर हैप्पी दैट एटलीस्ट एट लास्ट दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ अ सेपरेट नेशन. और सेपरेट इलेक्टेड की जो एक्सेप्टेंस थी दैट अनॉयड हिंदूज बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद दैट. क्योंकि वो तो ये चाहते नहीं थे कि मुस्लिम्स का नेशनहुड जो है उसको रिकग्नाइज़ किया जाए. सो इन्होंने कहा था दैट वी वांटेड मोर अथॉरिटी एंड ऑल्सो मॉर्ली ने कहा था कि वी आर नॉट अप टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी हियर बिकॉज इफ़ दे वुड हैव बीन डेमोक्रेटिक सिस्टम तो फिर ब्रिटिश कहाँ जाएंगे. फिर ब्रिटिश नहीं रह सकते. तो डेमोक्रेसी जब होती है तो फिर तो दैट इज़ बेसिकली द अथॉरिटी ऑफ पीपल. और लोग तो यही चाहेंगे कि इंडियंस रूल करें या हिंदूज़, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे. सो उन्होंने कहा जी कि वी आर नॉट अप टू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है यही है. ठीक है, so parliamentary reforms did not satisfy Indians. Second, moving on to the next slide, that is Montague-Chelmsford reforms. Montague-Chelmsford reforms were introduced by Lord Montague and Lord Chelmsford. इन दोनों ने, यानी एक वाइसरॉय थे और दूसरे जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने दिया. इसमें भी वो सेम चीज़ आ जाती है.
इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इंक्रीज़ की हुई। इस पर उन्होंने जो काउंसिल्स थी उनको इनलार्ज किया। काउंसिल्स इनलार्जमेंट का मतलब है दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द इंडिया दे वर इंक्रीज इन द काउंसिल्स, वेदर दे वर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या प्रोविंशियल काउंसिल्स है, इन्होंने इसमें इंडियंस की मेंबरशिप बढ़ाई। लेकिन फिर आप साथ ही इसको क्रिटिसाइज कर रहे दैट दीज काउंसिल्स हैड ओनली advisory status. These councils were typically, they were talking shops. They had nothing to do with policy making. Like Indians were not allowed to take firm decisions or किसी किस्म का डिसीजन नहीं ले सकते थे, वो सिर्फ प्रपोजल्स दे सकते थे। डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। डायरकी मीन्स डिवीजन ऑफ पावर। दे डिवाइडेड पावर इनटू टू, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे और एक रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर दैट ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर वेयर जो जो मेन मिनिस्ट्रीज़, इसको सब्जेक्ट्स को आप पोर्टफोलियोज़ कह सकते हैं, मिनिस्ट्रीज़ कह सकते हैं, कि उन्होंने कहा जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स हैं वो इंडियंस के लिए, जिसमें पुलिस आ जाएगा, जिसमें फॉरेस्ट, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इसको इंडियंस देखेंगे। और जो रिज़र्व सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें फाइनेंस है यानी बजट है, जिसमें डिफेंस है यानी फ़ौज है, जिसमें फॉरेन अफेयर्स हैं, जिस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, मेंटेनेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, प्रेस एंड पब्लिकेशन, ये सब ब्रिटिश के कंट्रोल में होंगे। तो इसको भी आप साथ ही इसका क्रिटिकल रिव्यू लिख दे दैट हेयर वी कैन सी दैट क्लियरली दैट जो ब्रिटिश थे दे आर नॉट अप टू गिव authority to the Indians because they gave them all those subjects, all those ministries which were not that important कि जिसमें पॉलिसी मेकिंग करके कोई डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से क्रिटिकल व्यू इसका लिखेंगे। फिर अथॉरिटी में आ जाता है दैट काउंसिल्स वर टॉकिंग शॉप्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। गवर्नर जनरल हैड ऑल अथॉरिटी, मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टेड, दैट वाज अ गुड थिंग। और दूसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने कहा कि आउट ऑफ 250 मिलियन ऑफ इंडियंस ओनली 5.5 मिलियन पीपल दे वर अलाउड टू कास्ट द वोट, जिसकी टोटल जो परसेंटेज है वो 2% बनती है। और उस पर भी प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन थी दैट ओनली पीपल विद प्रॉपर्टी दे कुड क्या कहेंगे कि वो लोग जो हैं वो दे कुड वोट। सो ये थोड़ा सा अनफेयर था और इसको इंडियंस ने पसंद नहीं किया, एंड दे सेड कि दिस इज़ अ लॉ विच इज़ full of defects and full of problems. Moving on to Government of India Act. Government of India Act was passed in 1935 और इसमें भी ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ें हैं दैट काउंसिल्स वर enlarged, that was a good thing. अब इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन मज़ीद बढ़ा दी थी बिकॉज पीपल हैड हाई होप्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिकॉज दैट वाज अ टाइम जब नेशनहुड जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में फैल चुका था। दे हैड प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ रूल एंड सेल्फ गवर्नमेंट, सो दे वर जस्ट ट्राइंग टू सेटिस्फाई द इंडियंस, और जिसके लिए उन्होंने काउंसिल को इनलार्ज किया। लेकिन साथ ही क्रिटिकल रिव्यू लिख देना दैट अगेन दिस councils had less authority, they had nothing to do with policy making. मूविंग ऑन टू डायरकी, तो डायरकी जो है यहाँ पे उन्होंने प्रोविंसेस से स्विच करके सेंट्रल गवर्नमेंट में कर दी थी। ठीक है, यानी अब प्रोविंसेस के पास ट्रांसफर्ड और वो सब्जेक्ट्स नहीं हैं दूसरे वाले, अब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए हैं और बाकी चीज़ें वही हैं सेम। उनकी जो डिवीज़न थी जिस तरह से आपको मैंने मॉन्टेक शम्स में बताई है, सेम वही उसमें डिवीज़न आ जाएगी। मूविंग ऑन टू प्रोविंसेस जो जिन्ना ने 14 पॉइंट्स में डिमांड किए थे, सिंध, आसाम एंड NWFP, स्पेशली सिंध और NWFP उन्होंने डिमांड किया था। असम तो उन्होंने ख़ुद उसको स्टेटस दिया। सो सिंध वाज गिवन अ फुल प्रोविंशियल स्टेटस, NWFP वाज गिवन अ प्रोविंशियल स्टेटस। वहाँ पर उन्होंने कहा जी हम रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो दैट वाज क्वाइट encouraging thing for the Muslims. Ministers in the provinces and their authority, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उन्होंने कहा जी कि इन इंडिया मिनिस्टर्स हैड ऑल अथॉरिटी, दे हैड अथॉरिटी टू टेक देयर डिसीजंस, they would run their province in a proper way, लेकिन they would be assisted by the governors in the provinces and those governors had no authority. उनके पास सिर्फ एक ही अथॉरिटी है कि वो एडवाइजेस जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो इसमें आ जाता है दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी मिनिस्टर्स कैन डिसमिस गवर्नर्स कैन डिसमिस मिनिस्टर्स। अब मुझे सिर्फ आप खुद ये सोचें कि किस किस्म की अथॉरिटी है जो मिनिस्टर्स के पास है कि वो सारे डिसीजंस ले सकते हैं और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उनकी पॉलिसी मेकिंग में। लेकिन जो गवर्नर्स हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं, दे हैव अथॉरिटी टू डिसमिस देम एनी टाइम।
एट दैट इमरजेंसी जो है वो ये भी हो सकती है कि कोई पोलिटिकल इशू हो जाए तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से, अगर उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे तो दे कैन डिसमिस। सो आपने साथ साथ क्रिटिकल रिव्यू जो है वो उसका लिखना है। 25% ऑफ द होल पॉपुलेशन, पहले जो है वो 2% थे, अब उन्होंने 25% प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन के साथ उन्होंने वोट कास्ट का क्राइटेरिया रखा। सेपरेट इलेक्ट्रेट, अगेन मुस्लिम्स और सिक्स जो है उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया था। सो ये सब वो चीज़ें थी जो कि इन्होंने दी, और इसके बाद इसको डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट कहा गया, चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा नेहरू ने। जिन्ना ने कहा दैट दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, इट्स फंडामेंटली रॉटन एंड बैड, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सी गलतियाँ हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज़ फुल ऑफ डिफेक्ट्स। So this is all about the Government of India Act or and the other reforms. So that's all for now. अब आप इन तीनों को जब तीन डिफरेंट लेवल्स में, यानी लेवल 3 में मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स, लेवल 4 में मॉन्टेक चैमसर रिफॉर्म्स एंड लेवल 5 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखें, तो साथ साथ इसका क्रिटिकल रिव्यू साथ साथ लिखते जाएं तो एक आइडियल आंसर जो है वो बन जाता है। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद न्यू टॉपिक अगेन। देन टिल देन, अल्लाह हाफिज़।